नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। आज हम लोग पढ़ेंगे कि टेक्सटाइल का सिंजिंग हम लोग क्यों करते हैं और हम लोग किस तरह से कर सकते हैं। जो ग्रे फैब्रिक हमारे पास प्रोसेसिंग के लिए आ रहा है, उसके सरफेस के ऊपर बहुत सारे छोटे छोटे फाइब्रिल्स हाजिर होते हैं जो कपड़े का लुक ख़राब करते हैं और कपड़े के प्रोसेसिंग में वो प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। तो वो छोटे छोटे फाइबर को वहाँ से दूर करना ज़रूरी होता है और उसको हम लोग जला के उसको दूर करते हैं। और वो जला के दूर करने के प्रोसेस को हम लोग सिंजिंग प्रोसेस के तौर पे हम लोग उसको पहचानते हैं। अगर हम उसको वो छोटे छोटे फाइबर को जला के दूर नहीं करेंगे तो ये छोटे छोटे फाइबर आगे जाके मशीन के अलग अलग भागों में वो फंस सकते हैं, कपड़े को नुकसान पहुंचा सकते हैं या फिर मशीन के अंदर चोकअप भी क्रिएट कर सकते हैं। और आगे जाके वो छोटे छोटे फाइबर फैब्रिक के ऊपर एक दूसरे के साथ जुड़ के छोटा बॉल जैसा स्ट्रक्चर प्रोड्यूस कर सकते हैं, जिसको हम लोग पील के नाम से जानते हैं, जो फैब्रिक का लुक और उसका क्वालिटी दोनों ख़राब कर सकता है। और अगर एक बार पील जनरेट हो गया तो उसको कपड़े को ऐसे निकालना और थोड़ा दिक्कत वाला काम हो जाता है। तो ये छोटे छोटे फाइबर को हम लोग कपड़े के ऊपर से निकाल देंगे तो पील उत्पन्न होने का जो प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व हो जाएगा और कपड़े का प्रोसेसिंग हम लोग अच्छी तरह से कर सकते हैं। और नॉर्मली हम लोग कपड़े के ऊपर से छोटे छोटे जो फाइब्रिल्स है उसको हम लोग जला के दूर करते हैं और इस प्रोसेस को हम लोग सिंजिंग के नाम से पहचानते हैं। सिंजिंग के प्रोसेस के दरमियान हम लोग फैब्रिक की सपाटी पे से ये छोटे छोटे फाइबर एक मात्रा में हम लोग उसको दूर करते हैं ताकि कपड़े के ऊपर एक अच्छा सा फील हम लोग प्रोड्यूस कर सकें। अगर सिंजिंग प्रोसेस के हम लोग डिफरेंट ऑब्जेक्टिव देखें तो उसके बेसिकली 4 मेन ऑब्जेक्टिव है। उसमें से जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है वो है कपड़े पे ऊपर से ये छोटे छोटे जो फाइब्रिल्स है उसको जला के दूर करना। ऐसे करने से कपड़े का जो लुक है वो अच्छा होता है और उसका जो स्पर्श है वो अच्छा हो जाता है, स्मूथ होता है। और एक जो पिल फॉर्मेशन है वो रुक जाता है कपड़े के ऊपर, वो आगे जाके पिल नहीं उत्पन्न हो सकेगा ड्यूरिंग जब आप प्रोसेसिंग कर रहे हो उस दरम्यान। और कपड़े का आप ओवरऑल प्रोसेसिंग क्वालिटी देखो तो वो अच्छा होता है, आगे का प्रोसेस हम लोग और अच्छी तरह से कर सकते हैं। बेसिकली हम लोग 3 मेथड यूज़ कर सकते हैं अगर टेक्सटाइल का हमको सिंचिंग करना है तो। और वो 3 मेथड मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। उसमें से जो पहले वाला जो 2 मेथड है, दैट इज़ द प्लेट सिंचिंग एंड रोलर सिंचिंग, वो अभी इंडस्ट्री में उतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता क्योंकि उसके कुछ लिमिटेशन और डिसएडवांटेज है। तो उसकी वजह से वो ज़्यादा इंडस्ट्री में अभी आपको देखने को नहीं मिलेगा। बट जो तीसरा मेथड है, जो आपका जिसको हम लोग गैस इंजिन के नाम से पहचानते हैं, वो मेथड टेक्सटाइल के सिंजिंग के लिए इंडस्ट्री में ज़्यादा यूज़ होती है क्योंकि उसका एडवांटेज ज़्यादा है और लिमिटेशन कम है। आइए देखते हैं बारी बारी तीनों मेथड हम लोग के तीनों मेथड से हम लोग टेक्सटाइल सिंजिंग किस तरह से कर सकते हैं। जैसे फिगर में आप लोग देख रहे हो कि कपड़े को हम लोग मेटल का जो 2 प्लेट होगा उसके ऊपर से हम लोग ओपन विड्थ फॉर्म में हम लोग उसको पसार करेंगे। और ये जो मेटल का प्लेट है वो कॉपर का बना रहता है और कॉपर बहुत अच्छी तरह से और जल्दी से गर्म होता है, तो कॉपर का मेटल प्लेट हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे। और उसका थिकनेस 1 से 2 इंच जितना हम लोग रखते हैं, उससे ज़्यादा हम लोग नहीं रखते। और कॉपर प्लेट को हम लोग नीचे से पानी की मदद से या फिर ऑयल सिस्टम की मदद से हम लोग उसको गर्म कर सकते हैं। और आपका कपड़ा जब प्लेट के ऊपर से पास हो रहा है तो वो ओपन विड्थ फॉर्म में है, तो गाइड रोलर की मदद से जब वो आपका कपड़ा प्लेट के ऊपर से पास हो रहा है तो वो प्लेट की गर्म सपाटी के कांटेक्ट में आएगा और कपड़े के ऊपर जो छोटे छोटे फाइब्रिल्स है वो गर्म प्लेट के कांटेक्ट में आते हैं और वो जल के दूर हो जाते हैं। और जब यहाँ पे आपका कपड़ा प्रोसेस के दरमियान जब प्लेट के ऊपर से पास हो रहा है तो कुछ फ्रिक्शन डेवलप होता है प्लेट और फैब्रिक के बीच में, और उसकी वजह से कुछ चमक कपड़े के ऊपर आपको
देखने को मिलेगी सिंजिंग प्रोसेस के बाद में। बट ये प्रोसेस में आपको ये चीज़ ध्यान में रखना पड़ेगा कि जो आप कॉपर प्लेट जो यूज़ कर रहे हो उसका टेम्परेचर एक जैसा आपको रखना पड़ेगा पूरा कपड़ा जब तक सिंजिंग ना हो जाए। अदरवाइज आपको जो सिंजिंग का रिजल्ट है वो अनइवन मिलेगा। और यही इसका मेन डिसएडवांटेज है कि ये प्रोसेस में हम लोग जो कॉपर प्लेट है उसका टेम्परेचर एक समान नहीं रख पाते हैं, और उसकी वजह से जो आपके प्रोट्यूड्स है वो अच्छी तरह से कपड़े के ऊपर से हम लोग उसको नहीं निकाल पाते, और उसकी वजह से हमको सिंजिंग का ख़राब रिजल्ट मिलता है या फिर एक जैसा नहीं मिलता। और इस वजह से ये मेथड इंडस्ट्री में अभी इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता टेक्सटाइल की सिंजिंग के लिए। जो दूसरा मेथड है रोलर सिंजिंग, उसमें हम लोग कॉपर की प्लेट की जगह पे हम लोग एक मेटल का सिलेंडर यूज़ करते हैं, और वो सिलेंडर अंदर से पूरा खाली है, जिसके अंदर हम लोग स्टीम सप्लाई करते हैं, और उसको अंदर से हम लोग स्टीम की मदद से हम उसको गर्म करते हैं, और हमारा जो कपड़ा है उसको रोलर के सरफेस के ऊपर से हम लोग पसार करते हैं ओपन विड्थ फॉर्म में। तो जब आपका कपड़ा वो हीटेड रोलर के सरफेस के कांटेक्ट में आएगा तो उसके सरफेस के ऊपर जो छोटे छोटे फाइब्रस दैट इज़ द जो प्रोट्यूड्स है वो जल के दूर हो जाते हैं, और हमको जो सिंजिंग का रिज़ल्ट है वो अच्छा मिलता है। क्योंकि इसके अंदर आपका जो रोलर हम लोग यूज़ कर रहे हैं वो अपने एक्सिस के ऊपर घूम रहा है, और वो फैब्रिक के ऑपोजिट डायरेक्शन में घूम रहा है। मतलब कि दोनों का जो डायरेक्शन रहेगा घूमने का वो अलग अलग रहेगा, रोलर और फैब्रिक का। और हर बार फैब्रिक को नया रोलर का सपाटी मिल रहा है जो जिसके पास गर्मी है, तो इसमें अनइवन सिंजिंग का रिजल्ट आने के चांसेस बहुत कम है। मतलब हम लोग अच्छी तरह से सिंजिंग कर सकते हैं इस मेथड्स के अंदर। और अगर आपको फैब्रिक के दोनों साइड अगर सिंजिंग करना है तो आप दो रोलर यूज़ कर सकते हो, तो आप लोग दोनों साइड से फैब्रिक को अच्छी तरह से सिंजिंग कर सकते हो एक ही ऑपरेशन के अंदर। बट जो इस मेथड का जो मेन डिसएडवांटेज है कि इसमें हम लोग फैब्रिक के सपाटी पे से प्रोट्यूड्स को एंड में से हम लोग उसको नहीं रिमूव कर सकते। मतलब कि इस अगर ये मेथड हम लोग यूज़ करते हैं तो आफ्टर सिंजिंग कपड़े के ऊपर प्रोट्यूड्स के जो एंड है वो कुछ मात्रा में फैब्रिक के सरफेस के ऊपर छूट जाते हैं। मतलब प्रोट्यूड्स 100% हम लोग फैब्रिक के ऊपर से निकाल नहीं पाते हैं या जला नहीं पाते हैं, और यही इस मेथड का मेन डिसएडवांटेज है। और इसके लिए वजह से ये मेथड इंडस्ट्री में ज़्यादा यूज़ नहीं होता टेक्सटाइल के सिंजिंग के लिए। बट जो तीसरा मेथड है गैस सिंचिंग मशीन मेथड, जिसके अंदर हम लोग गैस बर्नर यूज़ करते हैं, वो भी स्पेशल जेट टाइप के बर्नर्स यूज़ है कि जो अच्छी तरह से जो फ्लेम है उसको प्रोड्यूस करते हैं, और उसमें उनका एक सीरीज हम लोग बनाते हैं, और वो सीरीज़ के ऊपर से हम लोग फैब्रिक को ओपन विड्थ फॉर्म में पास करते हैं। तो जब आपका फैब्रिक जो है वो फ्लेम के ऊपर से जब पास होगा तो उसके सरफेस पर जो प्रोट्यूड्स है वो फ्लेम के कांटेक्ट में आने की वजह से जल जाते हैं और कपड़े के ऊपर से दूर हो जाते हैं। फ्लेम प्रोड्यूस करने के लिए हम लोग गैस और हवा को मिक्स करके उसको कंप्रेस फॉर्म में सप्लाई करते हैं बर्नर्स के अंदर, और हम ऑक्सीडाइज फ्लेम प्रोड्यूस करते हैं। और इसके लिए हम लोग गैस और जो हवा का जो मिश्रण है उसको अलग से तैयार करके उसको पाइपलाइन की मदद से उसको कंप्रेस फॉर्म में कन्वर्ट करके हम लोग उसको बर्नर्स के अंदर भेजते हैं, ताकि अच्छी तरह से हम लोग जो ऑक्सीडाइज फ्लेम है उसको प्रोड्यूस कर सकें ब्लू टाइप का। जो आपका फ्लेम का जो हाइट है और उसका जो इंटेंसिटी है उसको हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं जैसा फैब्रिक आपको सिंजिंग करना है और जिस तरह का आपको सिंजिंग करना है। इस मेथड में हम लोग 300 से 500 डिग्री टेम्परेचर हम लोग प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो इतना ज़्यादा टेम्परेचर की वजह से हम लोग अच्छी तरह से सिंजिंग कर सकते हैं। इतना ज़्यादा टेम्परेचर होने के बावजूद भी आपका कपड़ा जो है वो ख़राब नहीं होता, क्योंकि हम लोग कपड़े को कम टाइम के लिए फ्लेम के कांटेक्ट में आने देते हैं। तो इससे आपका फैब्रिक जो है वो डैमेज होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। इस मेथड से भी हम लोग दोनों साइड से कपड़े का सिंजिंग करना है एक साथ में तो कर सकते हैं। इसके लिए हमको बर्नर का 2 सीरीज़ हमको तैयार करना होगा, और फिर वो दोनों सीरीज़ के बीच में से हम लोग कपड़े को ओपन विड्थ में पसार करेंगे, और कपड़े के दोनों साइड से हम लोग सिंजिंग एक ही प्रोसेस में हम लोग कर सकते हैं।
अगर जो अलग अलग ज़रूरी पैरामीटर्स हम लोग देखें ये गैस इंजन के, तो ये इतने 5 पैरामीटर्स है जो गैस इंजन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। उसमें आपका फ्लेम का इंटेंसिटी आएगा, फैब्रिक का स्पीड आएगा, सिंजिंग पोजीशन आएगा, मतलब आप कौन सी पोजीशन में आप फ्लेम को कपड़े के ऊपर अप्लाई करोगे, देन कपड़े और फ्लेम के बीच में कितना आप डिस्टेंस रखोगे, और फ्लेम का विड्थ आपका कैसा होगा, ताकि आप उससे आपको सिंजिंग का जो इफ़ेक्ट कैसा मिलेगा वो आपको पता चलेगा। या फिर आप के फैब्रिक के टाइप के अनुसार आप उसका फ्लेम का विड्थ भी आप एडजस्ट कर सकते हो। तो ये जो 5 पैरामीटर्स है वो गैस सिंजिंग मेथड्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये पांचों को हम लोग अच्छी तरह से कंट्रोल करके जो सिंजिंग का जो रिज़ल्ट जिस तरह का हमको चाहिए वो हम लोग उसको प्रोड्यूस कर सकते हैं कपड़े को ख़राब किए बिना। एक टेबल के अंदर गैस सिंजिंग मशीन के जो अलग अलग स्पेसिफिकेशंस है वो मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि हम लोग का जो गैस और दैट इज़ आपका फ्यूल है उसको आप हवा के साथ मिक्स करोगे 1:2 के रेशियो में, और उसको कंप्रेस फॉर्म में कन्वर्ट करके हम उसको बर्नर के अंदर सप्लाई करते हैं पाइपलाइन थ्रू। और जो आपका जो फ्लेम प्रोड्यूस होगा वो जनरली हम लोग ऑक्सीडाइज ब्लू फ्लेम प्रोड्यूस करते हैं, ताकि हम लोग कपड़े को अच्छी तरह से सिंजिंग कर सके और कपड़े के ऊपर कोई डैमेज ना हो, और ड्यूरिंग आपका सिंजिंग प्रोसेस किसी भी प्रकार का स्मोक जनरेट ना हो जो कपड़े को ख़राब करे। जनरली हम लोग फ्लेम और कपड़े के बीच में 1.5 से 4 mm तक का डिस्टेंस रखते हैं, ताकि हम लोग प्रोड्यूस को अच्छी तरह से एंड में से हम लोग उसको जला के कपड़े के ऊपर से कम्प्लीटली हम उसको दूर कर सकें, इसलिए इतना कम डिस्टेंस हम लोग रखते हैं। और फैब्रिक ख़राब ना हो वो चीज़ को भी हम लोग ध्यान में रखते हैं। कपड़े का स्पीड जनरली हम लोग 80 से 120 मीटर पर मिनट रखते हैं, ताकि आपका कपड़ा कम टाइम के लिए फ्लेम के कांटेक्ट में आए और वो डैमेज ना हो पाए। तो इतना ज़्यादा स्पीड होने की वजह से प्रोडक्शन रेट भी अच्छा मिलता है। जो सिंजिंग का जो पोजीशन है, मतलब जिस पोजीशन में हम लोग फ्लेम को कपड़े के ऊपर अप्लाई करते हैं, जनरली वहाँ पे 2 टाइप का पोजीशन हम लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं सिंजिंग में। ये सिंजिंग में एक रहेगा टेंजेंशियल पोजीशन और दूसरा रहेगा परपेंडिकुलर पोजीशन। वो क्या है हम लोग इसको इस प्रेजेंटेशन में अभी लास्ट में हम लोग देखेंगे कि ये फ्लेम का पोजीशन हम लोग किस तरह से रख सकते हैं और क्यों रखते हैं। यहाँ पे जो एक फिगर आपको नीचे देख रहे हैं वो आपका एक जो गैस सिंजिंग मशीन है जो इंडस्ट्री में यूज़ होता है उसका लेआउट है। इसमें आप लोग ध्यान से देखोगे तो लेफ़्ट साइड से आपका फैब्रिक मशीन के अंदर एंटर हो रहा है, और फिर जो फर्स्ट यूनिट आएगा वो रहेगा आपका ब्रशिंग यूनिट, या इसको आप क्लीनिंग यूनिट भी बोल सकते हो, जहाँ पे आपके कपड़े के ऊपर से जो छोटे छोटे डर्ट पार्टिकल्स रहेंगे, जो कोई दूसरा कचरा रहेगा, वो सारा चीज़ वहाँ से निकल जाता है, और आपके जो फैब्रिक के सरफेस के ऊपर जो प्रोट्रूड्स बाहर निकले हैं उसको अच्छी तरह से हम लोग उसको सीधा करते हैं, ताकि उसको जो इसके बाद में जो नेक्स्ट यूनिट में वो कपड़ा जाएगा जिसको हम लोग सिंजिंग यूनिट के नाम से पहचानते हैं, वहाँ पे वो प्रोड्यूस अच्छी तरह से जल सके एंड में से, और उसको कम्प्लीटली हम उसको फैब्रिक के सरफेस पे से दूर कर सकें। तो ब्रशिंग यूनिट में हम लोग ये चीज़ करते हैं। फिर सिंजिंग यूनिट में वहाँ पे एक्चुअल सिंजिंग होगा, जो जहाँ पे आपका सिंजिंग के बाद आपका फैब्रिक जाएगा बीटिंग यूनिट में, जहाँ पे अगर कुछ ट्रेसेस छूट गए हैं या फिर कुछ एस कंटेंट रह गए प्रोट्रूड जलने के बाद, तो वो सारा चीज़ यहाँ से कपड़े के ऊपर से वो निकल जाता है। और उसके तुरंत बाद कपड़े कपड़े के पास कुछ टेम्परेचर होगा, क्योंकि हम लोग हायर टेम्परेचर एक गैस इंजिन में अप्लाई करते हैं तो कपड़ा पूरा गर्म रहता है, तो उसको जल्दी से कूल डाउन करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो बीटिंग के बाद हम लोग जनरली पानी का बात रखेंगे, और पानी में से हम लोग कपड़े को पास करके उसको उसका टेम्परेचर है वो कम करते हैं, मतलब कपड़े को डैमेज नहीं होने देंगे। बट इंडस्ट्री में ज़्यादातर सिंजिंग जो प्रोसेस है वो कभी अकेले नहीं किया जाता, उसको ऑलवेज डिसार्जिंग के साथ कंबाइन करके उसको एक ही मशीन पे किया जाता है। तो जनरली आप देखोगे तो जो आपका सिंजिंग मशीन रहेगा उसके पीछे के भाग में डिसाइजिंग बाथ वो यूज़ करते हैं इंस्टेड ऑफ वाटर बाथ। ठीक है, तो यहाँ पे आप फिगर में देख रहे हो कि डिसाइजिंग बाथ लिखा है, तो आपका फैब्रिक डिसाइजिंग बाथ में से पास हो रहा है और वो ठंडा भी हो रहा है, और साथ में वो एंजाइम का जो सॉल्यूशन रहेगा या फिर जो डिसाइजिंग बाथ का जो सॉल्यूशन रहेगा वो कपड़े के अंदर भी जा रहा है, और आपका डिसाइजिंग भी साथ में हो रहा है, और उसको फिर पेडिंग करके हम लोग उसको गीले कंडीशन में ही रोलर के ऊपर लपेट के उसको बेचिंग के लिए फिर रख देते हैं।
तो आपका जो सिंजिंग और डिसाइजिंग प्रोसेस है वो एक साथ हो रहा है। ठीक है, आप लोग उसको सिंजिंग को अकेले भी कर सकते हो, बट जनरल इंडस्ट्री में आपका जो सिंजिंग और जो डिसाइजिंग प्रोसेस है वो ऑलवेज साथ में इंडस्ट्री में होता है ड्यूरिंग प्रोडक्शन में। आपके गैस इंजिन में हम लोग इस तरह का वो जेट गैस बर्नर्स यूज़ होता है, जिसको सीरीज फॉर्म में अरेंज किया हुआ है अच्छी तरह से। और आप देख रहे हो कि बहुत अच्छी क्वालिटी वाला जो ऑक्सीडाइज ब्लू फ्लेम है वो प्रोड्यूस हो रहा है ड्यू टू द एलपीजी गैस और हवा का जो मिश्रण है उसको कंप्रेस फॉर्म में जो आपने सप्लाई करके भेजा था। तो ये जेट बर्नर की वजह से वो सीधे कंडीशन में अच्छा ब्लू ऑक्सीडाइज फ्लेम प्रोड्यूस हो रहा है, और इस फ्लेम की वजह से ही आपके कपड़े का अच्छा सिंजिंग हम लोग कर पाते हैं कपड़े को डैमेज किए बिगर। और इस फ्लेम में एक खासियत ये भी है कि कुछ स्मोक ड्यूरिंग द प्रोसेस जनरेट नहीं होगा, ऑक्सीडाइज ब्लू फ्लेम है उसकी वजह से। तो कपड़े के ऊपर कुछ दूसरे ब्लैक कलर के स्पॉट्स या ऐसा कुछ प्रोड्यूस नहीं होता। जो आपका कपड़ा रहता है सिंजिंग से पहले आपको इस तरह का दिखेगा, उसके सरफेस पे आपको बहुत छोटे छोटे फाइब्रिल्स जिसको हम लोग प्रोट्रूड्स के नाम से जानते हैं वो आपको इस तरह से देखने को मिलेंगे। तो आप देख रहे हो कि फिगर में कि आपका कपड़े का लुक कितना ख़राब दिख रहा है। और सिंजिंग के बाद आपका कपड़ा जो है वो पूरा इस तरह का हो जाएगा, मतलब फैब्रिक का लुक बहुत अच्छा हो जाएगा। जितने भी प्रोट्रूड्स है वो सारे जल के वहाँ से हम लोग उसको दूर कर देते हैं, और फैब्रिक का जो क्वालिटी प्रोसेसिंग क्वालिटी है वो भी अच्छा होगा। उसका जो फील है जो स्पर्श हम लोग बोलते हैं वो अच्छा हो जाता है, क्योंकि अभी प्रोड्यूस निकल गए। ठीक है, तो इतना सारा बेनिफिट हम लोग ये सिंजिंग से हम लोग उसको हमको मिल सकता है। अभी जो अलग अलग पोजीशन में हम लोग फ्लेम को कपड़े के ऊपर अप्लाई करते हैं गीज इंजिंग में, उसमें 3 टाइप का पोजीशन हम लोग यूज़ कर सकते हैं। एक है टेंजेंशियल पोजीशन में हम लोग फ्लेम अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा रहेगा जब आपका फ्लेम हम उसको आपका फैब्रिक वाटर कूल रोलर के ऊपर से पास हो रहा है तब हम लोग फ्लेम अप्लाई कर सकते हैं। और जब आपका फैब्रिक फ्री कंडीशन में है, मतलब उसको पीछे से कोई सपोर्ट नहीं है, उस कंडीशन में हम लोग उसको वहाँ पे हम लोग फ्लेम कपड़े के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं और अपना सिंजिंग प्रोसेस कर सकते हैं। चलिए देखते हैं बारी बारी के तीनों पोजीशन में क्या है। अभी जैसे आप फिगर में देख रहे हो उस तरह से आपका कपड़ा जब रोलर के ऊपर से पास हो रहा है तो वो मुड़ता है, और उस टाइम पे हम लोग आपका जो बर्नर का जो फ्लेम रहेगा वो 45 डिग्री एंगल पे, मतलब टेंजेंशियल पोजीशन में हम उसको अप्लाई करते हैं। तो इस पोजीशन में क्या रहता है, आपका जो फ्लेम है वो डायरेक्टली प्रोट्यूड्स के कांटेक्ट में ही आएगा और खाली प्रोट्यूड्स को जला के दूर करता है। ठीक है, आपका जो बर्नर का फ्लेम है और जो फैब्रिक है वो एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं आ रहे हैं। मतलब यहाँ पे इस पोजीशन में आपका कपड़ा डैमेज होने के कोई चांसेस नहीं है, क्योंकि फ्लेम और कपड़े का कांटेक्ट ही नहीं हो रहा है। खाली फ्लेम और प्रोट्यूड्स एक दूसरे के कांटेक्ट में आ रहे हैं और प्रोट्यूड्स कपड़े के ऊपर से जल के दूर हो रहे हैं। ठीक है, तो जनरली जो इस टाइप का जो पोजीशन है फ्लेम का, वो लाइट वेट और जो आपके संवेदनशील कपड़े हैं, ठीक है, उसके लिए ये सिंजिंग पोजीशन बहुत सूटेबल है उनके सिंजिंग के लिए। और अगर कुछ फिलामेंट्स जो है फाइबर के वो टूट के अगर फैब्रिक के सरफेस के ऊपर बाहर आ गए हैं, तो उसको भी आपको अगर उसको निकालना है कपड़े के ऊपर से और कपड़े को रिपेयर करना है, तो उस कंडीशन में भी आप लोग ये इस टाइप का गैस सिंजिंग पोजीशन यूज़ करते हो और सिंजिंग कर सकते हो। जो आपका सेकंड टाइप का जो पोजीशन है कि जिसमें हम लोग आपके कपड़े के ऊपर फ्लेम को 90 डिग्री एंगल पे हम लोग अप्लाई करते हैं, मतलब इस पोजीशन में आपका फ्लेम कपड़े के कांटेक्ट में आएगा। तो आप फिगर में देख रहे हो कि आपका कपड़ा जब रोलर के ऊपर से पास हो रहा है, और पास हो रहा है तब उसी टाइम पे हम लोग फ्लेम को डायरेक्टली फैब्रिक के ऊपर 90 डिग्री एंगल में हम लोग उसको अप्लाई कर रहे हैं। बट इसमें क्या रहता है कि आपका जो फैब्रिक जिस रोलर के ऊपर से पास हो रहा है वो रोलर अंदर से पूरा खाली है और उसके अंदर हम लोग पानी सप्लाई करते हैं। ठीक है, तो ये पानी सप्लाई करने की वजह से जो आपका जो रोलर है वो पूरा सिंजिंग प्रोसेस के दरमियान कूल कंडीशन में रहेगा, मतलब पूरा ठंडा कंडीशन में उसका सरफेस रहता है। तो अभी आपका फैब्रिक जब ऊपर से पास हो रहा है तो फैब्रिक के एक साइड उसको ठंडा सरफेस मिलता है रोलर का, और दूसरे साइड पे आप लोग फ्लेम अप्लाई कर रहे हो। ठीक है, तो फ्लेम वाला का टेम्परेचर और दूसरी साइड में रोलर के अंदर आप पानी पास करो तो पानी का जो ठंडा टेम्परेचर, तो ये दोनों की वजह से कपड़े के अंदर एक टाइप का इलास्टिक और कुशन फॉर्म होता है। ठीक है, और उसके वजह से जो आपका स्ट्रक्चर है
वो आप जो फ्लेम अप्लाई कर रहे हो कपड़े के ऊपर डायरेक्टली, उसको रेजिस्ट करता है कि वो कपड़े के अंदर दाखिल ना हो। तो इस मैकेनिज़्म की वजह से आपका जो फ्लेम है वो ओनली कपड़े के सरफेस के ऊपर ही इफेक्टिव रहता है, ठीक है। वो कपड़े के अंदर दाखिल नहीं हो पाता, तो कपड़ा इस कंडीशन में भी डैमेज नहीं होता। और सरफेस के ऊपर अपने हमारे जितने भी प्रोडक्ट्स अवेलेबल है वो सारे जल के दूर हो जाते हैं, क्योंकि फ्लेम कपड़े के अंदर दाखिल नहीं हो रही है, ठीक है। और ये पूरा ड्यूरिंग सिंजिंग प्रोसेस हम लोग ये चीज़ का ध्यान रखेंगे कि रोलर का सरफेस पूरा कूल हो, मतलब हम लोग कंटिन्यूस फॉर्म में पानी को अंदर सप्लाई करते रहेंगे और जो गर्म पानी उसको वहाँ से निकालते रहते हैं। और ये इस तरह का हमारा जो मशीन का है वो सेटअप हम लोग इस तरह से रखते हैं। तो जनरली जो इस टाइप का जो पोजीशन है फ्लेम का या गैस सिंजिंग सिंजिंग का, वो ज़्यादातर टेम्परेचर सेंसिटिव फैब्रिक लाइक सिंथेटिक फैब्रिक और उसके ब्लेंड के लिए हम लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं, बिकॉज दे आर सेंसिटिव टेम्परेचर, और टेम्परेचर की वजह से वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो उनका अगर आपको सिंजिंग करना है तो वहाँ पे आप लोग इस तरह का गैस सिंजिंग पोजीशन यूज़ कर सकते हो। जो तीसरा टाइप का जो पोजीशन है, जो फिगर में आप लोग देख रहे हो, कि जिसमें हम लोग आपका कपड़ा जब दो गाइड रोलर के बीच में से पास होगा, उस टाइम पे आपका फैब्रिक जो फ्री कंडीशन में है, मतलब उसको पीछे से बैक साइड से कोई सपोर्ट नहीं है, तो वो फ्री कंडीशन है। तो वो टाइम पे हम लोग फ्लेम को डायरेक्टली 90 डिग्री एंगल पे हम लोग उसको अप्लाई कर रहे हैं, और यहाँ पे पीछे फैब्रिक को कोई सपोर्ट नहीं है। तो अगर आपको इस टाइप का पोजीशन चूज़ करना है, तो जब आपको नेचुरल या रीजनरेटिव फैब्रिक का सिंजिंग करना होगा तो आप इस टाइप का गैस सिंजिंग का पोजीशन सिलेक्ट करते हो और फैब्रिक का सिंजिंग करते हो। और अगर आपके पास हेवी मटेरियल्स है या उनके ब्लेंड है, उनका आपको सिंजिंग करना है, तब उस टाइम पर भी आप लोग इस टाइप का पोजीशन सिलेक्ट करते हो सिंजिंग के लिए। थैंक यू।